लेट्स स्पाइक क्राइम की कहानी। जनवरी 2026 नेटफ्लिक्स पर एक फिल्म आती है हक। यामी गौतम के इंटेंस लुक्स और दमदार डायलॉग्स ने सोशल मीडिया पर आग लगाती है और लोग फिर से वही नाम दोहरा रहे हैं, शाह बानो। क्यों, आखिर क्यों ये नाम दोहरा रहे हैं लोग? और दूसरी बात, क्या हक फिल्म सिर्फ एक सिनेमाई ड्रामा है या फिर उस पर्दे के पीछे कुछ ऐसा है जिसे आज भी सियासत के गलियारों में दबाने की कोशिश की जाती है? ये कहानी किसी थ्रिलर फिल्म से कम नहीं है। इसमें धोखा है, इसमें करोड़ों का टर्नओवर रखने वाला एक रईस वकील है, इसमें मजहब की दीवारें और इसमें भारत के इतिहास का सबसे बड़ा पॉलिटिकल यू टर्न भी है। हेलो दोस्तों, मैं हूं पंचम प्रकाश एंड वेलकम टू दी स्टोरी ऑफ रियल शाह बानो। रियल इसलिए क्योंकि फिल्म में कई चीजें आपको बदल के दिखाई गई है, जैसे कि कहानी का सेंटर लखनऊ, लेकिन आज हम उस अंधेरे कमरे की फाइलों को खोलेंगे जहां सच छिपा है। और उसके लिए हमें लखनऊ नहीं बल्कि चलना होगा 1978 के उस इंदौर में, जहां एक घर की दहलीज से एक ऐसी जंग शुरू हुई जिसने सुप्रीम कोर्ट का मेज थपथपाया। आज हम आपको शाहबानो का वो मामला फिर से याद दिला देते हैं, क्योंकि जब भी मुस्लिम महिलाओं के हक की बात उठती है, इस मामले को ही याद किया जाता है। जब एक औरत पे हर कानून, हर सजा लागू होती है तो मर्द क्यों बचता है? कहानी शुरू होती है साल 1932 में। इंदौर के एक खानदान में निकाह हुआ। दूल्हा मोहम्मद अहमद खान, दुल्हन शाह बानो। यह सिर्फ एक शादी नहीं थी, दो कजिन्स का मिलन था जिसमें परिवार की रजामंदी और परंपराओं की मुहर थी। शाह बानो ने सोचा कि यह रिश्ता उम्र भर का सहारा है। अगले 43 सालों तक शाह बानो ने उस घर की ईंट ईंट को अपनी ममता और मेहनत से सींचा। 5 बच्चे, 3 बेटे और 2 बेटियां। घर की 4 दीवारी के अंदर शाहबानो ने अपनी पूरी जवानी खपा दी। वो पढ़ी लिखी नहीं थी, उन्होंने कभी कॉलेज की दहलीज नहीं देखी थी, लेकिन वफादारी और सहनशीलता में उन्होंने मानो पीएचडी कर रखी थी। लेकिन लगभग 4 दशक बाद एक ऐसा मोड़ आया जिसने शाहबानो की दुनिया में पहली दरार पैदा की। अहमद खान ने एक दूसरी शादी कर ली, वो भी अपनी ही एक कजिन से। आप इमेजिन कीजिए उस दौर की, जहां एक औरत के लिए उसका शौहर ही उसका खुदा होता था। इसलिए शाहबानो ने इस सौतन को भी एक्सेप्ट कर लिया और उसी घर में सौतन के साथ रहने लगी। अपमान पिया लेकिन उफ तक नहीं की। पर असली धोखा, वो बैक स्टैबिंग, यानी कि पीठ पर खंजर घोंपना, जिसे सुनकर आज भी खून खौल उठता है लोगों का, वो अभी बाकी था। फिल्म में बानो लगभग 30 साल की दिखी होंगी जब उन्हें तलाक दिया गया, जब उन्हें छोड़ दिया गया, लेकिन असल जिंदगी में कहानी बहुत ही खौफनाक है। 1975 या 76 का साल रहा होगा वो। शाहबानो अब 59 साल की एक बुजुर्ग महिला थी। उनके चेहरे पर उम्र की थकान थी और उसी वक्त, उस उम्र में अहमद खान ने उन्हें अपने ही घर से दूध में से जैसे मक्खी निकाल कर फेंकते हैं वैसे बाहर फेंक दिया। जिस रसोई में उन्होंने 40 साल रोटियां सेकी थी, वहां से उन्हें धक्के मारकर निकाल दिया गया। सोचिए, एक औरत जिसने अपनी उम्र के 4 दशक, अपनी पूरी जवानी और अपने 5 बच्चे एक शख्स को दिए, उसे अचानक एक शाम सड़क पर बेसहारा खड़ा कर दिया गया। वजह, अहमद खान अब इंदौर के सबसे नामी वकील में शुमार थे। उनकी सालाना कमाई उस वक्त 60,000 रुपए के करीब थी। आज के हिसाब से देखें तो करोड़ों रुपए का रुतबा। अहमद खान के लिए शाहबानो अब एक आउटडेटेड और गैर जरूरी चीज बन चुकी थी। वो अपनी नई पत्नी और नए स्टेटस के साथ जीना चाहते थे, लेकिन अहमद खान ने एक बहुत बड़ी कैलकुलेशन मिस्टेक कर दी थी। उन्होंने एक लाचार दिखती बुजुर्ग महिला की खामोशी को उसकी कमजोरी समझ लिया। उन्हें अंदाजा ही नहीं था कि यह खामोशी एक ऐसे तूफान की दस्तक है जो उनकी पूरी दुनिया उजाड़ देगी। 16 नवंबर 1978, यह तारीख इतिहास में दर्ज होनी चाहिए। इंदौर की एक छोटी सी धूल भरी कोर्ट में एक सफेद साड़ी पहने हुई, झुकी हुई कमर वाली बुजुर्ग औरत दाखिल होती है। वो अहमद खान के खिलाफ केस फाइल करती है। शाहबानो को कोई प्रॉपर्टी नहीं चाहिए थी, उसे कोई बंगला या गाड़ी नहीं चाहिए थी, उसे सिर्फ जीने का हक चाहिए था, उसे रोटी चाहिए थी।
उसने सीआरपीसी की धारा 125 के तहत मेंटेनेंस मांगा। उसने सिर्फ 500 रुपए महीना मांगा था। अहमद खान जो खुद कानून के धुरंधर थे, इसे अपनी हार नहीं बल्कि अपनी मर्दानगी और अपने ईगो पर चोट समझ बैठे। अहमद खान का लॉजिक इतना डेंजरस था कि आज भी रोंगटे खड़े हो जाते हैं। उन्होंने कोर्ट में बड़े गर्व से कुछ ऐसा कह दिया था, मैंने इसे 3 तलाक दिया है, अब ये मेरी बीवी नहीं है। मुस्लिम पर्सनल लॉ के हिसाब से मेरा फर्ज सिर्फ इद्दत तक यानी तलाक के बाद 3 महीने तक ही इसे पालने का है। उसके बाद ये मेरे लिए पराई औरत है, चाहे ये भूखी मरे या भीख मांगे, मेरा इससे कोई वास्ता नहीं। कुछ ऐसा उन्होंने कोर्ट में कहा। अहमद खान ने मेहर के महज 3000 रुपये मेज पर पटके और हाथ झाट लिया। उनके लिए शाहबानो एक इंसान नहीं, बस एक लीगल कॉन्ट्रैक्ट थी जिसे उन्होंने अपने मर्जी से टर्मिनेट कर दिया था। निचली अदालत के मजिस्ट्रेट ने फैसला सुनाया और जानते हैं उस इंसाफ की कीमत क्या लगाई गई थी? महज 25 रुपये। जी हाँ, एक रईस वकील जो हजारों में खेलता था, उसकी एक्स वाइफ को महीने के 25 रुपये में अपना वजूद बसाने को कहा गया था। पर साहबानों के अंदर अब एक आग जल चुकी थी। वो रुकी नहीं, वो मध्य प्रदेश के हाई कोर्ट गई। वहां जजों ने अहमद खान को फटकार लगाई और ये रकम बढ़ाकर 179 रुपये 20 पैसे कर दी गई। अहमद खान के लिए कोर्ट का ये जजमेंट 179 रुपये नहीं बल्कि उसकी लीगल ईगो हार थी। वो इस मामूली सी रकम को रोकने के लिए एक बुजुर्ग औरत को भूखा मारने के लिए देश की सबसे बड़ी अदालत सुप्रीम कोर्ट पहुंच गए। उन्हें लगा कि दिल्ली के गलियारों में जहां उनका रसूख है, वहां साहबानों की आवाज को दबा देंगे। अब यह जंग इंदौर की गलियों से निकलकर देश की राजधानी में आ चुकी थी। सुप्रीम कोर्ट के आलीशान कमरों में अब ये सिर्फ एक मियां बीबी का निजी झगड़ा नहीं रह गया था, ये एक ऐसा क्लैश था जो भारत के फ्यूचर को तय करने वाला था। संविधान बना मजहबी कानून, क्योंकि आपको मालूम है कि इस तरह का केस जो होता है वो मुस्लिम पर्सनल लॉ के अंदर आता है, अदालत में इसकी सुनवाई नहीं होती है। लेकिन सीआरपीसी 125 के तहत ये पूरा मामला कोर्ट तक आ गया था। एक तरफ भारत का वो सेकुलर कानून था जो हर नागरिक को बराबरी का हक देता है, और दूसरी तरफ मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड जो इसे अपने धर्म के इंटरनल मामले में दखल मान रहा था। चीफ जस्टिस वाई चंद्रचूड़ की 5 जजों की बेंच के सामने ये सवाल था, क्या मजहब की आड़ में किसी औरत को बेसहारा छोड़ा जा सकता है? 23 अप्रैल 1985 दिल्ली की हवाओं में उस दिन एक अलग ही तनाव था। सुप्रीम कोर्ट ने वो ऐतिहासिक फैसला सुनाया जिसने पूरे देश की राजधानी में एक सुनामी ला दी। कोर्ट ने न केवल साहबानों के पक्ष में फैसला दिया, बल्कि उन्होंने सीधे तौर पर इस्लाम की पवित्र किताब कुरान का हवाला दिया। कोर्ट ने कहा कि कुरान की आयत साफ कहती है कि एक तलाकशुदा औरत को गुजारा भत्ता देना एक नेक शौहर का फर्ज है, और सीआरपीसी की धारा 125 धर्म के ऊपर है। जस्टिस चंद्रचूड़ यही नहीं रुके, उन्होंने अपनी जजमेंट में ये बात भी कह दी जो आज 40 साल बाद भी भारत की राजनीति का सबसे बड़ा मुद्दा है, यूनिफॉर्म सिविल कोड। उन्होंने कहा कि संविधान का आर्टिकल 44 अब एक डेड लेटर बनकर नहीं रह सकता है। शाहबानो जीत चुकी थी। एक अनपढ़ महिला ने देश के सबसे बड़े वकील और मजहब के ठेकेदारों को कानून की मेज पर हरा दिया था। पूरे देश की प्रोग्रेसिव महिलाओं ने जश्न मनाया, लेकिन यह जश्न बहुत छोटा साबित होने वाला था, क्योंकि दिल्ली के साउथ ब्लॉक और 7 रेस कोर्स रोड जो अब लोक कल्याण मार्ग है, वहां के बंद कमरों में एक ऐसी साजिश रची जा रही थी जो साहबानों की इस जीत को हार में बदलने वाली थी। और ये सब कुछ आपको फिल्म में नहीं दिखाया गया है। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के 24 घंटे के भीतर देश का माहौल बदल दिया गया। कट्टरपंथी ताकतें सड़क पर उतर आई। मुंबई के भिंडी बाजार से लेकर दिल्ली की जमा मस्जिद तक हजारों की भीड़ इकट्ठा होने लगी। नारे लग रहे थे, शरीयत में दखल बर्दाश्त नहीं होगा, शरीयत में दखल बर्दाश्त नहीं होगा। उस वक्त देश के प्रधानमंत्री थे राजीव गांधी। उनके पास संसद में 400 से ज्यादा सीट का प्रचंड बहुमत था।
वो चाहते तो इस देश को आधुनिकता की ओर ले जा सकते थे, लेकिन तभी उनके एडवाइजर्स ने उनके कान में वोट बैंक का जहर घोलना शुरू कर दिया। उन्हें डराया गया कि अगर उन्होंने साहबानों का साथ दिया तो 12% मुस्लिम वोट कांग्रेस के हाथ से हमेशा के लिए छिटक जाएंगे। यहीं से शुरू हुआ भारत की सेकुलरिज्म का सबसे बड़ा बिट्रेयल। राजीव गांधी की सरकार के एक युवा तेज तर्रार मंत्री थे आरिफ मोहम्मद खान। उन्होंने संसद में खड़े होकर बड़े गर्व से साहबानों का समर्थन किया था, लेकिन कुछ ही हफ्तों बाद राजीव गांधी ने कट्टरपंथियों के आगे घुटना टेक दिए। राजीव गांधी ने अपनी ही सरकार के मंत्री की बात को दरकिनार किया और 1986 में एक ऐसा कानून पेश किया जिसने लोकतंत्र को शर्मसार कर दिया, मुस्लिम महिला अधिनियम। इस कानून ने सुप्रीम कोर्ट के ऐतिहासिक फैसले पर पर्दा डालने का काम किया। कानून में लिख दिया गया कि अब मुस्लिम औरतों को गुजारा भत्ता देना शौहर की जिम्मेदारी नहीं होगी। मतलब अब मुस्लिम पति की जिम्मेदारी केवल इद्दत तक, यानी तलाक के बाद लगभग 3 महीने तक ही गुजारा भत्ता देने की रह गई। अगर वो बेसहारा है तो उनके रिश्तेदार या फिर वक्फ बोर्ड उन्हें भीख की तरह कुछ पैसे दे देंगे, उनके सहारे ही वो अपना गुजर करेगी। एक 62 साल की औरत की 7 साल की कानूनी मेहनत पर राजनीति ने रातों रात पानी फेर दिया। साहबानों को इतना प्रताड़ित किया गया, उन्हें काफिर कहा गया, उनके घर के बाहर प्रदर्शन हुए। अंत में एक टूटी हुई साहबानों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और भारी मन से कहा कि अपना हक वो वापस लेती है। जरा गहराई से सोचिए, उस औरत की रूह पर क्या गुजरी होगी। जिस मजहब की दुहाई देकर उसे चुप कराया गया, उसी मजहब ने उसे 40 साल की वफादारी के बदले सड़क पर छोड़ दिया था। और जिस देश के प्रधानमंत्री से उम्मीद लगाई थी, वहां भी वोट बैंक की राजनीति हो गई। आज हम 2026 में खड़े हैं, हम चांद पर पहुंच गए हैं, हमें AI की बातें करते हैं, लेकिन क्या साहबानों की रूह को शांति मिली? जनवरी 2026 में रिलीज हुई फिल्म हक ने एक बार फिर पुराने जख्मों को कुरेद दिया है। फिल्म में यामी गौतम का किरदार जब कोर्ट में चिल्लाती है, मेरा हक मेरी पहचान, खैरात नहीं, तो तालियां गूंज उठती, अपने आप हाथ थपथपाने लगते हैं, आंख भीग जाते हैं, लोग इमोशनल हो जाते हैं। लेकिन हकीकत फिल्म से ज्यादा कड़वी है दोस्तों। आज भी भारत की अदालतों में मजहबी लड़ाई चल रही है। सुप्रीम कोर्ट के जजों को दखल देना पड़ रहा है। बहस वही पुरानी है, क्या मजहबी संस्थाएं कानून से ऊपर है या फिर कानून और संविधान ऊपर है। हालांकि इन सभी चीज़ों के बीच 1992 में ही साहबानों की ब्रेन हेमरेज से मौत हो गई। वो गुमनामी में ही मरी। उनके बेटे जमील खान आज भी इंदौर में रहते हैं और अपनी अम्मी की बहादुरी की किस्से लोगों को सुनाते हैं। लेकिन क्या साहबानों हार गई थी या उन्होंने एक लड़ाई लड़ी? साहबानों ने एक ऐसी चिंगारी सुलगाई थी जिसे 1986 की राजनीति बुझा नहीं पाई। उसी चिंगारी से 2001 में दानियाल लतीफ़ी केस जीत गया, जिसमें कोर्ट ने कहा कि 1986 का कानून होने के बावजूद शौहर को पैसे देने ही पड़ेंगे। और उसी चिंगारी ने 2017 में ट्रिपल तलाक को जड़ से उखाड़ने की ताकत दी। अहमद खान ने सोचा था कि साहबानों को इतिहास के पन्नों में मिटा देंगे, लेकिन आज अहमद खान का नाम सिर्फ एक विलेन के तौर पर कानून की किताबों में दर्ज है, जबकि शाहबानो हर उस महिला के लिए उम्मीद का नाम है जो सिस्टम से लड़ने का जज्बा रखती है। साहबानों का केस सिर्फ 179 रुपये का केस नहीं है, ये एक लिटमस टेस्ट था भारत के लोकतंत्र का। ये सवाल था कि क्या भारत अपनी औरतों को मजहबी बेड़ियों में जकड़ा हुआ छोड़ देगा या उन्हें संविधान का कवच देगा। 1986 में हम एक समाज और एक देश के तौर पर फेल हुए थे। हमने इंसाफ की जगह तुष्टीकरण को चुना था, लेकिन साहबानों की विरासत ने यह साबित कर दिया कि हक छीनने वाली सरकारें इतिहास बन जाती है, लेकिन हक के लिए उठाई गई एक भी आवाज़ कभी बेकार नहीं जाती। जब आप फिल्म हक देखें तो उन सिनेमाई दृश्यों के पीछे उस असली बुजुर्ग औरत को जरूर याद कीजिए, जिसने इंदौर की धूल भरी गलियों से निकलकर दिल्ली के तख्त को चुनौती दी थी।
आज भी सवाल वही खड़ा है, क्या भारत की हर बेटी वाकई आज़ाद है, या फिर आज भी किसी न किसी कोने में कोई साहबानो अपने हक के लिए किसी अहमद खान और किसी मजबूर सिस्टम से लड़ रही है। सोचिएगा जरूर, और आप क्या सोचते हैं वो कमेंट में भी जरूर शेयर कीजिएगा, क्योंकि आप क्या सोचते हैं वही सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, और आप जो सोचते हैं उससे लोग कितना इत्तेफाक रखते हैं। तो आप जो भी सोचते हैं कमेंट में ज़रूर लिखिए। इस कहानी को लाइक कीजिए, अच्छा लगा हो तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। मैं पंचम प्रकाश अपनी कहानियों के साथ हाजिर होता रहूँगा, तब तक के लिए स्टे अलर्ट एंड सेफ। जय हिंद, जय भारत, जय संविधान। आप सुन रहे थे लेट्स माइंड मोर देन रेडियो। फॉलो कीजिए हमें हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर।